मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र नाटा आज नरेंद्र जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नीमच जिले में आगमन, ग्राम मोड़ी में एक दलित परिवार के यहाँ रुकना, खाना वहाँ पर खाना, प्रभात फेरी में निकलना, क्या संकेत देता है? पहले तो एक थोड़ी सी बात को मैं और स्पष्ट कर दूं आपको कि दलित परिवार के घर खाना खाया और ऐसा नहीं हुआ कि वो चांदी की थालियां बाहर से आई और भोजन बाहर से आया और वो किसी नेता ने किया हो, जैसा हमने उज्जैन में देखा था। यहाँ ये हुआ कि वो उनकी रसोई में गए, महिलाओं से बात की और पूछा कि क्या बनाया, तो जो उनके घर का बचा हुआ खाना उनने खाया था। तो एक तो दलित के घर खाना खाना ये कहीं और लोगों के लिए जुमला हो सकता है, हमारे लिए वास्तविकता है, इस बात को स्पष्ट कर लें। दूसरी बात, इसका मतलब है कांग्रेस हमेशा से समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ खड़े रहने की कांग्रेस ने हमेशा उसकी नीति रही है, कार्यक्रम रहा है। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम को चला रहे हैं। क्या संकेत है 2023 के विधानसभा चुनाव? 2023 क्यों? दिग्विजय, आप ये देखो कि हम लोग, विपक्ष का काम क्या है? एक बात तो 5 साल एक घूमते रहो, जनता से मिलो, जनता के मुद्दे उठाओ। तो ये कोई 2023 के लिए हमारा फर्ज है जिसको हम निभा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी जिस निष्ठा के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस मेहनत के साथ इसको निभा रहे हैं, उसकी प्रशंसा तो सबको करनी उन्होंने एक पड़ेगी। बात और कही कि 2018 में संगत में पंगत, और इस बार दशहरे के बाद वापस इस प्रदेश में संगत में पंगत शुरू कर रहे हैं। वो तैयारी 2023 की भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? मुझे आप बताओ कि अगर सरकार में रह के सरकार, अगर शिवराज सिंह जी जिनने 4 साल पता नहीं कितना काम किया, मैं नहीं कहूँगा, आज सारी घोषणाएं हो रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अपने मनासा को ही देख लो, पता नहीं एक प्रोजेक्ट 1300 करोड़ का, दूसरा प्रोजेक्ट पगारा का शिलान्यास, सब जगह हो रहा है ये। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि भाई ये 2022 में होना जाना कुछ नहीं है, केवल ये चुनाव की तैयारी है। तो हम तो विपक्ष है भाई, हमें तो करना ही चाहिए, तो हम कर भी रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, पर हम 5 साल इसी तरीके से काम। इस वार्ता में उन्होंने इस बात को कहा है कि भाजपा के लोग गरीब मुस्लिम परिवार के बच्चों को पैसा देके पत्थर फेंकवाते हैं। पुष्टि उन्होंने नहीं की, वो उसके बारे में तय तक जाएंगे, फिर बाद में मीडिया को बताएंगे। क्या ऐसा होता है? उन्होंने क्या कहा है? एक तो ये है कि आधी बात को पकड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के लोग बात को चलाने लगते हैं। उनने कहा कि मुझे ऐसा बताया गया है, मेरे पास कोई इसकी तथ्य नहीं है, मैं इसकी जांच करवा रहा हूं, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूं कि मुझे किसी ने ऐसा बताया है। तो भाई उनने कोई आरोप तो लगाया नहीं सरकार के ऊपर, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब उनने आरोप नहीं लगाया तो सरकार को कहना चाहिए कि हम जांच करा लेते हैं। ऐसा हुआ नहीं। क्यों कारण बनता है ऐसा? क्यों ऐसा सोचने का कारण बता? मैं भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो मैं दिग्विजय सिंह जी की बात पर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप जानबूझकर कुछ काम ऐसे करते हो जिससे सांप्रदायिक भावनाएं भड़के, और कुछ ऐसा हो जिससे समाज में ध्रुवीकरण हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में उसका लाभ मिले। तो आप जानबूझ करके, आप मुझे बता दो कि 2022 के पहले इतने धार्मिक आयोजन कभी नहीं हुए जो आज हो रहे हैं। ये चुनाव की तैयारी है, एक बात। और चुनाव की कैसी तैयारी है? समाज को बांटने वाली तैयारी है कि आप समाज को बांटकर चुनाव जीतना चाहते हो। तो हमारा ये कहना है कि आप उसी ध्रुवीकरण को वापस कराने के लिए, समाज को बांटने के लिए आप ऐसे काम कर रहे हो। हमेशा जो भी सरकार रही, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, भारतीय जनसंघ की भी सरकार रही, तब कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहली प्राथमिकता मिली, और कभी भी संवेदनशील इलाकों में इस तरह के जुलूसों को नहीं जाने दिया गया जो कानून व्यवस्था को बिगाड़े और समाज में किसी तरह का दुराव पैदा करें। अब हो रहा है, अब तो जानबूझ के हम जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात, कभी समाज में किसी नेता ने ऐसा नहीं बोला, चाहे भारतीय जनसंघ के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कि जो समाज को बांटने की बात करते हों, कभी नहीं बोला। उनकी पार्टी के लोगों ने किया होगा, उन्हें नहीं बोला। अब दुख इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब बुलडोज़र मामा कहने में अपना गौरव महसूस कर रहे हैं।
तब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपको आज याद आता है, आप करीब 19 साल से सरकार चला रहे हो, आपको आज याद आता है कि खरगोन में अतिक्रमण था मुसलमानों का? तो फिर 19 साल में आपने अतिक्रमण होने भी दिया और अतिक्रमण को तोड़ने की भी आपको याद नहीं आई। अब इसको आप दंगों से जोड़ रहे हो या नहीं जोड़ रहे हो? जोड़ रहे हो। तो हाँ, उनका यही कहना था कि भाई ये कारण है जो जनता को इस तरह की शिकायतें करने का मौका दे रहे हैं। उनने आरोप नहीं लगाया और कह रहे हैं कि मैं इन तथ्यों की जांच कर रहा हूँ। एक और बात कही थी कि जब उन्होंने सरकार छोड़ी 2003 में, तो प्रदेश पर 20,000 करोड़ का कर्जा था और आज प्रदेश सरकार पर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा सरकार पर है। इस पर पूर्व मंत्री श्री कैलाश चावला ने कहा कि चूंकि दिग्विजय सरकार में न सड़क थी, न बिजली थी, न पीने का पानी था, अव्यवस्थाएं आपकी सरकार में थी। यह पूर्व मंत्री कैलाश चावला ने अपने बयान में कहा। हाँ, आपका वीडियो मैंने भी देखा है और मैं एक बात याद दिला दूं कैलाश जी को कि 2003 का चुनाव उमा भारती जी के नेतृत्व में लड़ा था। तब ये बात उमा भारती जी ने कही थी कि इस प्रदेश में जब बच्चा पैदा होता है तो वो 3,500 रुपये के कर्जे में पहले दिन, पैदाइश के दिन डूबा रहता है। ये बात उमा भारती जी ने कही। मतलब ये मुद्दा तो है कि इस प्रदेश की सरकार पर कितना कर्जा है और उस हिसाब से प्रति व्यक्ति कितना कर्जा है। ये बात दिग्विजय सिंह ने तो बहुत बाद में कही है, लेकिन ये तो उमा भारती जी ने कही थी ये बात, और जिनके मंत्रिमंडल में कैलाश जी रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप मानते हो कि 20,000 करोड़ का कर्जा और 3,300 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जे में, बच्चा कर्जे में पैदा होता है, तो आज उन्हीं मापदंडों पे आप आज बात करना क्यों नहीं चाहते हो? आप आज भी बात करिए। क्या आप इस बात से इनकार करोगे? जब आपको मुद्दा था चुनाव का कि हम आ जाएंगे तो आर्थिक व्यवस्था सुधार देंगे, प्रदेश का कर्जा समाप्त कर देंगे। क्या हुआ 19 साल के अंदर? 19 साल में यह हुआ कि आपने 20,000 करोड़ के कर्जे को 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। जो प्रति व्यक्ति 3,300 रुपये का कर्जा था, वो बढ़कर आज कोई 45-47,000 रुपये का कर्जा हो गया है। मैं पिछले 3-4 बजट आप राज्य सरकार के उठा के देखो, जो प्रावधान वो कर्जे को चुकाने के लिए करते हैं, जो बजट में प्रावधान रहता है, इतने पैसे से इतने रुपए ब्याज चुकाने के, इतने पैसे किश्त चुकाने के, आप इसको जो बजट एस्टीमेट बोलते हैं, बजट के अनुमान, और बाद में जब साल भर के बाद जब अगले साल का बजट आता है तो पिछले साल का एक्चुअल एक्सपेंडिचर आता है। तो आपने प्रावधान तो कर देते हो, लेकिन आपके पास पैसा रहता नहीं है। तो जब एक्चुअल पेमेंट की बात आती तो पता लगता आप उतना चुका ही नहीं पाए जितना आपको चुकाना था। ये इस राज्य सरकार का बजट बोलता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात आप समझिए कि कैलाश जी ने कहा कि 65,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई है मध्य प्रदेश में। भाई 3.5 लाख करोड़ का कर्जा, 3.5 लाख करोड़ के कर्जे पे औसतन मान लो आप कि करीब 10% का ब्याज हुआ, तो 35,000 करोड़ ब्याज में देना है, 35,000 करोड़ ब्याज में देना है, किश्त अलग है। फिर दूसरी बात, सरकार का एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है कि आपकी आमदनी हो रही है या नहीं, जीएसटी का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दूसरे करों का पैसा आ रहा है कि नहीं, ये पैसा तो आपको देना ही है। कौन सा? सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और इस तरीके के जुड़े हुए के जो सारे जो खर्चे हैं, वो इस प्रदेश का बढ़कर 65% से ऊपर जा रहा है। तो हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ 90%, 85% के करीब हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मतलब लोन सर्विसिंग, मतलब लोन का ब्याज, लोन की किश्त और ये तनख्वाह जैसे बाकी खर्चे, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। फिर इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते जा रहे हैं, उनको तो चुनाव जीतना है, तो वो सारी घोषणाएं करते जा रहे हैं। तो ये मान के चलो कि ये प्रदेश कहीं ना कहीं उस स्थिति में पहुंच रहा है या पहुंचाया जा रहा है जहां श्रीलंका को हम देख रहे हैं। तब
तब इस बात को सबको गंभीरता से लेना चाहिए, इसको कोई किसी को राजनीति नहीं समझना चाहिए। हम उतना ही लोन लेते थे जितनी चुकाने की हमारी क्षमता होती थी। अब हम लोन चुकाने की क्षमता के आधार पर नहीं ले रहे, अब लोन हम वोट प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। ये इस प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय हो रहा है। आपकी सरकार में न बिजली थी, न सड़क थी, न पीने का पानी था, ये बात भी कैलाश जी ने कहा। हाँ, ये कहा उनने, तो ये भाई कर्जे के पैसे का तो घी पी लो, लेकिन किसी को तो चुकाना पड़ेगा ना, एक बात। और रोज़ आप अखबारों में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ते हो, 6 महीने पहले सड़क बनी और उखड़ गई, पुलिया ढह गई। मंदसौर की सड़क की आज खबर है अखबार में कि एक सड़क बनने वाली थी, 8 लाख बिजली पोल शिफ्टिंग का था, 3 महीने के अंदर उसका एस्टीमेट बढ़ के 25 लाख रुपए हो गया, 8 लाख से तीन गुना हो गया। ये सारे प्रदेश में हो रहा है। तो ये लोन लेकर आप क्या कितना गुणवत्ता वाला काम कर रहे हो कि जिससे आमदनी इतनी बढ़े कि प्रदेश की नई पीढ़ी पर उसका कर्जा नहीं आए, उसका बोझ नहीं आए। ऐसा काम आप नहीं कर रहे हो। हम क्या था, जिस वक्त मध्य प्रदेश में ये स्थिति थी, उन राज्यों में भी जहाँ कांग्रेस लंबे अरसे से नहीं थी वहाँ स्थिति ठीक नहीं थी। देश रातों रात नहीं बनता है मयंक जी, देश को बनाने में पीढ़ियाँ लगती हैं और युग लगते हैं। आज अमेरिका जहाँ है उसको पहुँचने में उसको भी 400 साढ़े 300 साल लगे हैं, आज नहीं पहुंच गया। तो हम 47 में जिस परिस्थिति में से निकले थे, धीरे धीरे प्रदेश कर रहा है। कैलाश जी ने ये भी कहा कि आज बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है कहा ना। अब इसका श्रेय तो दो यार राजीव गांधी को, इसका श्रेय तो दो कि हमने टेक्नोलॉजी में वो परिवर्तन लाया कि जो आज जो सरकार जो कुछ कर रही है, आप याद करो, ये उसी टेक्नोलॉजी के परिवर्तन के कारण है कि आज देश उस टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़ रहा है। तो ठीक है, जिसके समय में उपलब्धि आ गई उसको लोग याद करते हैं, जिसकी वजह से उपलब्धि मिली उसको लोग भूल जाते हैं। आधार कार्ड हम लेके आए, यूआईडीएआई हम लेके आए, मोबाइल फ़ोन हम लेके आए, टेलीविज़न हम लेके आए। अब ठीक है, आज उसका उपयोग दुरुपयोग जो करना है आप करो, लेकिन स्वीकार करो कि पुराने नेतृत्व ने जो काम किया उसका लाभ आज हमको मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक धार्मिक उत्सव में तलवार को लहराना, उस पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। उस पर पूरी भाजपा में हलचल पैदा हो गई और फिर उन्होंने इस बात को भी कहा कि जब मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था, जब कानून वो बना था, किसी भी धार्मिक उत्सव में चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, इस प्रकार के हथियारों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपने एक हलचल पैदा करी पूरे देश में। गलत है क्या? कानून का पालन किसकी जवाबदारी? हम सब नागरिकों की, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी किसकी? सत्तारूढ़ दल के नेताओं की और सरकार की जो कानून का पालन कराए। आज यही बात मुझे आप सच बता दो, यही बात कोई मुसलमान अगर वहाँ तलवार लहराता होता तो आप कार्रवाई करते कि नहीं करते? और हम भी समर्थन करते। हम नहीं कहते कि साहब आपने गलत किया है, हम समर्थन करते। अगर उसने कानून तोड़ा तो उसका पालन होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो गलत ही है ना कि जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तलवार लहराए कानून के खिलाफ और प्रशासन आंख बंद करके बैठा रहे। तो विपक्ष के एक नेता को क्या करना चाहिए? दिग्विजय सिंह जी का क्या फर्ज बनता है कि उस बात को कहें? उन्होंने यही तो किया। सब कुछ बयानबाजी दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, तो क्या इससे बयानबाजी से आप सत्ता में लौटेंगे? हम चुप रहते हैं तो आप कहते हो कांग्रेस चुप बैठी है, हम बोलते हैं तो आप कहते हो कांग्रेस बोल रही है। तो हमें क्या करना है आप सिखा दो भाई। हम विपक्ष हैं, हमारा काम यही है कि हम बताएं, हम सरकार को भी बताएं और जनता को भी बताएं कि भाई क्या गलतियां हो रही है। अब ये बताओ आप मुझ में कि अगर सत्तारूढ़ दल का जिला अध्यक्ष अगर तलवार ले रहा है और प्रशासन आंख बंद करके बैठा रहे, तो हम याद तो दिलाएं कि भाई कानून ये है, इसका पालन आप करने में चूक रहे हो, करो इसका पालन। कहते हैं इसमें मैंने तो ये पूछा 2018 में क्या हुआ था? सरकार किस कांग्रेस की बनी थी, राइट? आपके लोग खिसक गए। ठीक है, अब 2018 में जनता ने तो बनाई थी ना, जनता ने हमें 5 साल के लिए बनाया था। तो जनता देखी कि भाई इनको नहीं मिला अवसर, तो आगे से इनको अवसर, एक बार तो इनको पूरे 5 साल मिलना चाहिए। अब कुछ बिकाऊ लोगों को उनने खरीद लिया, हमारे यहाँ से चले गए, वो अलग बात है। लेकिन आखिर जनता
5 साल के लिए हमें तो विश्वास है कि अवसर देगी। और फिर हम 5 साल तक काम करते हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता में आने के लिए नहीं करते हैं। हम प्रदेश को सब और देश को सही ट्रैक पे बनाए रखने के लिए और सरकार गलत रास्ते नहीं जाए उसके लिए भी करते हैं। नरेंद्र जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस कहीं गड़बड़ा रहा है, आप भी आश्वस्त नहीं है कि 2023 में हम सरकार बना तो आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, आपको कुछ भी लगे। मैंने तो कहा आपसे, मैं तो आपको बार बार कहता हूँ कि आप अपने चश्मे के नंबर ठीक कराओ। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि 2018 में जनता ने हमारी सरकार बनाई थी, 2023 में भी जनता हमारी सरकार बनाएगी। मैं तो कह रहा हूँ आपको। 23 में आपसे मुलाकात करेंगे। तो बहुत बार कहा है ये बात भी कि उसके पहले मिलते रहिएगा, पर 2023 में भी मिलेंगे और बताएंगे आपको। कांग्रेस के एमएलए के साथ मिलेंगे। मैंने तो आपको पहले कहा कि कांग्रेस के एमएलए से ही बात करोगे, चाहे वो नरेंद्र नाहटा हो, चाहे मंगेश संघई हो, चाहे उमराव सिंह हो। मैंने तो आपको बात पहले भी कही, आज फिर दोहराता हूँ इस बात को। यूनिटी बनेगी तीनों में? यूनिटी का कहाँ सवाल है? हम अलग हैं कहाँ? जो कांग्रेस के तीनों कांग्रेस में हैं, तीनों कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। एक साथ मतलब से क्या होता है आपका? हाँ, जो जहाँ है वतन के काम पे हैं, हम सब पार्टी का काम कर रहे हैं, जहाँ है वहाँ पे। ठीक है नरेंद्र जी, पहले अपने लोगों को आप संभाल लो। सरकार किसकी बनेगी तो 23 में आप और हम देखेंगे। आपका मन क्या कहता है? आप क्या चाहते हो, बने कि नहीं बने? आप क्या चाहते हो कि आप क्या चाहते हो कि सामाजिक ध्रुवीकरण होता रहे? आप चाहते हो कि जो हमारा बेरोजगार लड़का जो है, जो खूब पढ़ लिखने के बाद अगर वो बेरोजगार रहा है तो उसको नौकरी मिले, या उसको मस्जिदों पे पत्थर फेंकने के लिए उसका उपयोग किया जाए? आप भी अपने मन में सोचिएगा। मेरे को लगता है आप मुझसे सहमत हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।